वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 12 की रसायन विज्ञान की क्लास में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है जैव अणु या फिर बायो मॉलिक्यूल्स। अब इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि जैव अणु क्या होता है। जैव अणु क्या होता है? जैव अणु का मतलब है कि ऐसे अणु जो जीवों में पाए जाते हैं। जैव शब्द से हमें पता लग रहा है कि जो जीवों में अणु पाए जाते हैं, जो हमारे अंदर अणु पाए जाते हैं, जो किसी भी सजीव पदार्थ के अंदर अणु पाए जाते हैं और जो उसके जैविक क्रियाओं में भाग लेते हैं, उन्हें जैव अणु कहते हैं। अब जैव अणु बहुत सारे होते हैं, लेकिन उसमें तुम्हारे सिलेबस में जो है वो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, एंजाइम और न्यूक्लिक अम्ल। अब देखेंगे हम इसकी आउटलाइन करेंगे एक बार कि कार्बोहाइड्रेट के अंदर हम क्या कुछ पढ़ेंगे। परिभाषा पढ़ेंगे, वर्गीकरण पढ़ेंगे, उसकी संरचना पढ़ेंगे, ग्लूकोज के बारे में डिटेल करेंगे, डाइसैकेराइड्स क्या होते हैं और पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। प्रोटीन के अंदर भी हम परिभाषा, वर्गीकरण, संरचना, प्रोटीन की संरचना, ठीक है। तो वो सी और डी पॉइंट जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड थे, लेकिन टॉपिक बड़ा होने की वजह से मैंने इसको फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। उसके बाद है विटामिन्स। विटामिन्स के अंदर भी हम परिभाषा, उसका वर्गीकरण और विटामिन्स की जितने भी विटामिन्स है उसकी एक सारणी। उसके बाद एंजाइम्स के अंदर भी हम परिभाषा, उसका नामकरण, उसके गुण धर्म और उसकी क्रियाविधि। न्यूक्लिक अम्ल के अंदर हम पढ़ेंगे परिभाषा, वर्गीकरण, इसका रासायनिक संगठन और डीएनए की संरचना, डीएनए उंगली छापन, डीएनए के कार्य। अब हम एक एक करके हर एक टॉपिक को डिटेल से पढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे। जहाँ पर भी प्रॉब्लम आती है मुझे कमेंट करके पूछें या मुझे पर्सनल मैसेज करके पूछें। सबसे पहला है इसमें कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट की सबसे पहले तो ये कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, इसकी परिभाषा। अब सबसे पहले तो इसमें क्या है कि पुरानी विचारधारा आई थी कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, उसके बाद उसके अंदर कुछ कमियां थी, उसे दूर करते हुए बाद में एक नई विचारधारा भी आई जिसे मान्य माना गया। तो पुरानी विचारधारा क्या कहती है? पुरानी विचारधारा कहती है कि जो कार्बोहाइड्रेट नाम है उसी के अंदर उसका अर्थ छिपा हुआ है। कार्बोहाइड्रेट का मतलब है कार्बन के हाइड्रेट। हाइड्रेट मतलब कार्बन के जल युक्त यौगिक। कार्बन के हाइड्रेट मतलब कार्बन के जल युक्त यौगिक। तो इस ये वाले जो शब्द हैं कार्बन के जल युक्त यौगिक, तो यहाँ से इसका सूत्र बनता है सी, कार्बन और जल। कार्बन और जल, जितनी मात्रा यहाँ पर कार्बन में होगी उतनी ही मात्रा यहाँ पर जल की होगी। उदाहरण हम लेते हैं, जैसे कि C का मान 1 है तो H2O का मान भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? C1H2O1। अगर यहाँ पर C2 होता तो H2O2, तो यहाँ क्या हो जाता? C2H4O2। इसी तरह से C3 का, C4 का, C6 का, C5 का, C5 में होता H2O5, मतलब C5H10O5, ठीक है। इसी तरह से C6 होता अगर तो H2O6, तो C6H12O6। अब यहाँ पर देखो कि इसका फिर और ज़्यादा निचोड़ निकाला गया कि जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम ये लेते हैं C6H12O6। अब ये क्या होता है? ग्लूकोज होता है। इसका नाम क्या होता है? ग्लूकोज होता है, ठीक है। और इसका नाम क्या होता है? C4H2O2। इसका नाम होता है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल। अब यहाँ पर क्या है? O5 है, ऐसा कोई कंपाउंड ही नहीं है, ठीक है। तो इसकी जगह कंपाउंड क्या होता है? C6H12
O5 होता है जिसका नाम होता है रेमनोज। तो अब देखा जाए तो हमने अभी तक 3 उदाहरण देखे। एक तो एसिटिक अम्ल देखा है, ग्लूकोज देखा और रेमनोज पढ़ा। तो इसमें ग्लूकोज जो है वो कम्प्लीटली मैच हो रहा है, ग्लूकोज जो है यहाँ पर कम्प्लीटली मैच हो रहा है, ठीक है। लेकिन एसिटिक एसिड जो है वो मैच नहीं हो रहा है, एसिटिक एसिड जो है वो मैच नहीं हो रहा है और रेमनोज भी मैच नहीं हो रहा है। एसिटिक एसिड मैच क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि एसिटिक एसिड क्या है? एसिड है, कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन एसिटिक एसिड जो है वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। और परिभाषा जो हम पढ़ रहे हैं कार्बोहाइड्रेट की पढ़ रहे हैं, और एसिटिक एसिड का जो सूत्र है वो कार्बोहाइड्रेट से मिल रहा है। तो ये वाली थ्योरी जो है वो एक तो यहाँ पर कट हो गई, और दूसरी कि इसका सूत्र रेमनोज का सूत्र C5H2O5 के जैसा नहीं है। तो ये भी कार्बोहाइड्रेट होते हुए भी इसका सूत्र मैच नहीं कर रहा है, मतलब इसकी परिभाषा जो है उसके साथ इसका सूत्र मैच नहीं कर रहा है। इस वजह से क्या है कि एक आधे कंपाउंड के ऊपर ये रूल लागू हुआ, लेकिन बाकियों के ऊपर ये रूल लागू नहीं हुआ, इसलिए इस विचारधारा को मान्य नहीं माना गया। अब उसके बाद है कि नई विचारधारा आई। नई विचारधारा के अकॉर्डिंग ये क्या कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो प्रकाशिक सक्रिय यौगिक होनी चाहिए, और इसमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए कि ये एल्डिहाइड या कीटोन होनी चाहिए। अब एल्डिहाइड या कीटोन भी कैसे होने चाहिए? पॉलीहाइड्रोक्सी। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब है जिसके अंदर OH ग्रुप बहुत सारे हों। पॉली का मतलब बहुत सारे, OH ग्रुप्स, हाइड्रोक्सी मतलब OH ग्रुप्स हो, ऐसा एल्डिहाइड या कीटोन होना चाहिए। या जल अपघटन करने पर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन दें। तो ये इसकी परिभाषा में आता है कि कार्बोहाइड्रेट वे प्रकाशिक सक्रिय यौगिक हैं जो या तो स्वयं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन है, या फिर जल अपघटन पर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन देते हैं। अब इसमें उदाहरण हम देखते हैं कि जैसे ग्लूकोज है, उसमें क्या होता है, हम इसकी संरचना पढ़ेंगे। हमने ऊपर इसकी डिस्कशन की थी इसकी आउटलाइन में कि हम इसकी संरचना करेंगे। तो एल्डिहाइड जो है, ग्लूकोज जो है उसके अंदर एल्डिहाइड समूह होता है, और उसमें बहुत सारे OH समूह भी होते हैं, 5 OH समूह भी उपस्थित होते हैं। तो इसलिए ये एक कार्बोहाइड्रेट माना जा सकता है। इसी तरह से फ्रक्टोज है, उसमें कीटोन समूह उपस्थित होता है, और उसमें भी काफ़ी सारे OH समूह उपस्थित होते हैं, तो इसको भी हम कार्बोहाइड्रेट मान सकते हैं। इसी तरह से एक सुक्रोज है जो जल अपघटन पर काफ़ी सारे OH युक्त एल्डिहाइड समूह और कीटोन समूह देते हैं, ठीक है। मतलब कि सुक्रोज का जब हम जल अपघटन करते हैं तो वो क्या देते हैं, एक ग्लूकोज देते हैं और एक फ्रक्टोज देते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि सुक्रोज भी एक क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। अब कार्बोहाइड्रेट जो है उसको हम दूसरा नाम दिया गया है सैकेराइड, ठीक है। उसके बाद आता है कार्बोहाइड्रेट्स का वर्गीकरण। अब इसका वर्गीकरण जो है पहले हम करेंगे इसका भौतिक गुणों के आधार पर वर्गीकरण, और उसके बाद करेंगे हम जल अपघटन के आधार पर वर्गीकरण। भौतिक गुण का मतलब है जो हमें दिखाई देते हैं, ऐसे गुण जो हमें दिखाई देते हैं उसे हम भौतिक गुण कहते हैं। तो उसके आधार पर इसको 2 भागों में बांटा गया है, शर्करा और अशर्करा। शर्करा का मतलब है जो मीठे होते हैं, शर्करा के नाम से हमें पता लग रहा है कि जो मीठे होते हैं, और अशर्करा का मतलब है जो स्वादहीन होते हैं, उनमें कोई भी स्वाद नहीं होता है, स्वादहीन होते हैं। शर्करा का मतलब क्या है, जैसे उदाहरण हम ले लेते हैं इसमें चीनी का, ठीक है। चीनी हम रोजाना खाते हैं, यूज़ करते हैं, तो ये कैसी होती है, क्रिस्टलीय होती है। शर्करा क्रिस्टलीय होते हैं देखने में, और अशर्करा अक्रिस्टलीय होते हैं, मतलब पाउडर फॉर्म में होते हैं। और शर्करा जल में विलय होती है और अशर्करा जल में विलय नहीं होती है। शर्करा के उदाहरण हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज एटसेट्रा। और अशर्करा के उदाहरण हैं स्टार्च, सेलुलोज।
उसके बाद है जल अपघटन के आधार पर वर्गीकरण। अब जल अपघटन के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसेकेराइड्स, ऑलिगोसेकेराइड्स और पॉलीसेकेराइड्स। मोनोसेकेराइड्स का मतलब है कि जिनका जल अपघटन होता ही नहीं है, और ऑलिगोसेकेराइड्स और पॉलीसेकेराइड्स का जल अपघटन होता है। ऑलिगोसेकेराइड्स जो हैं वो जल अपघटन पर 2 से 10 मोनोसेकेराइड्स देते हैं, और पॉलीसेकेराइड्स जो हैं वो 10 से ज़्यादा मोनोसेकेराइड्स देते हैं। तो मोनोसेकेराइड्स का जल अपघटन नहीं होता है। 2 से 10 मोनोसेकेराइड्स देते हैं ऑलिगोसेकेराइड्स, और पॉलीसेकेराइड्स जो है वो 10 से ज़्यादा मोनोसेकेराइड्स देते हैं। अब उसके बाद है कि मोनोसेकेराइड्स जो हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एल्डोज और कीटोज। एल्डोज का मतलब है कि जिसके अंदर एल्डिहाइड समूह उपस्थित होता है, और कीटोज का मतलब है जिसके अंदर कीटोन समूह उपस्थित होता है। तो हम इस चीज़ के पहले भी बात कर चुके हैं कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह होता है और फ्रक्टोज में कीटोन समूह होता है। तो एल्डोज का उदाहरण है ग्लूकोज और कीटोज का उदाहरण है फ्रक्टोज। अब उसके बाद है डाइसेकेराइड्स। ऑलिगोसेकेराइड्स के अंदर इसमें 2 से 10 मोनोसेकेराइड्स देंगे। अगर 2 मोनोसेकेराइड्स देंगे तो उसका नाम हो जाएगा डाइसेकेराइड्स। अगर 3 मोनोसेकेराइड्स देंगे तो उसका नाम हो जाएगा ट्राइसेकेराइड्स, और 4 देंगे तो टेट्रासेकेराइड। इसी तरह से देंगे तो इसका नाम आगे के आगे बढ़ता जाए। तो ये 10 तक के मोनोसेकेराइड्स दे सकते हैं। डाइसेकेराइड्स के उदाहरण हैं सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, और पॉलीसेकेराइड्स के उदाहरण हैं स्टार्च और सेल्यूलोज। तो अब यहाँ से पता लग रहा है कि ये जो शर्करा है ये आ गई हैं मोनोसेकेराइड्स और ऑलिगोसेकेराइड्स में, और अशर्करा आ गई हैं पॉलीसेकेराइड्स के अंदर। उसके बाद है संरचना। संरचना में हम पहले पढ़ेंगे ग्लूकोज की संरचना, और एक हम पढ़ेंगे फ्रक्टोज की संरचना। तो इसको एक ही लाइन में इसको समझाया जाएगा। सबसे पहला है, इसकी संरचनाओं के नाम दिए गए हैं। पहला है फिशर प्रक्षेपण सूत्र की विवृत संरचना। इसमें क्या है, ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में पहले पढ़ चुके हैं, इसमें 6 कार्बन होते हैं। तो हम सबसे पहले 6 कार्बन बना लेंगे। हम यहाँ पर ये जो संरचनाएं पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं डी ग्लूकोज की और डी फ्रक्टोज की। तो ये जो डी शब्द लगा है वो किसके लिए लगा है, 3rd नंबर कार्बन के लिए लगा है। 3rd नंबर कार्बन पर क्या खासियत होती है कि इसका OH समूह जो है वो इस साइड होता है। हाइड्रोक्सिल काफी सारे ग्रुप होते हैं, लेकिन तीसरे कार्बन पर जो OH समूह होगा वो हमेशा राइट हैंड साइड होगा, और हाइड्रोजन समूह जो होगा वो लेफ्ट हैंड साइड होगा। तो दोनों में यही कंडीशन होगी, ग्लूकोज में भी और फ्रक्टोज में भी। इस कारण से ग्लूकोज और फ्रक्टोज से पहले डी शब्द लिखा जाता है। उसके बाद है कि ग्लूकोज में हमें पता है कि एल्डिहाइड समूह होता है, तो CHO समूह जो है वो पहले नंबर पर आता है, और फ्रक्टोज में कीटोन समूह होता है तो इसका C डबल बॉन्ड कीटोन समूह जो होता है वो दूसरे नंबर पर होता है। उसके बाद जितने भी बच गए हैं उन सभी में OH समूह जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में उपस्थित होता है। अब उसके बाद यहाँ पर भी हम देख लेते हैं, इसके भी जितने भी OH समूह है बाकी के वो सारे के सारे लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं। अब उसके बाद इसकी वैलेंसी हम चेक करते हैं। कार्बन नंबर 1 की 2 वैलेंसीज खाली हैं, तो वहाँ पर हम हाइड्रोजन लगा देते हैं। कार्बन नंबर 4 पर 1 हाइड्रोजन आ जाएगा, और 6 पर 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। तो सेम यहाँ पर भी सेम यही चीज़ आएगी, जिसकी वैलेंसी हमें खाली लग रही है वहाँ पर 1-1 हाइड्रोजन आ जाएगा। अब इसको हम थोड़ा सा और ज़्यादा इजी वे में लिखना चाहते हैं अगर, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पर हम एक लाइन खींच देते हैं ऐसे, ठीक है। और पहला नंबर कार्बन जो है वहाँ पर हम लगा देते हैं CHO, ठीक है। दूसरे नंबर कार्बन पर यहाँ पर है हाइड्रोजन और दूसरा है OH। तीसरे नंबर कार्बन पर क्या है, H, और यहाँ पर है OH। चौथे नंबर कार्बन पर यहाँ पर है OH और यहाँ पर है H। पांचवें नंबर कार्बन पर यहाँ पर है OH और यहाँ पर है H। और उसके बाद छठे नंबर कार्बन पर है
CH2OH, हम इसको कंबाइन करके लिख देते हैं CH2OH। इसी तरह से हम इसको भी लिख सकते हैं, पहले नंबर कार्बन पर है CH2OH, CH2OH। दूसरे नंबर पर कार्बन पर है C डबल बॉन्ड O। तीसरे नंबर कार्बन पर है OH और H। चौथे नंबर कार्बन पर है H OH। पांचवें नंबर कार्बन पर है H OH और छठे नंबर पर है CH2OH। क्लियर है? तो ये हमारे पास दो तरीके हैं फिशर प्रक्षेपण सूत्र के विवृत संरचना को लिखने के। अब यहाँ पर ये जो विवृत संरचनाएं थी, ये वाली और ये वाली, इसको मैंने एज इट इज यहाँ पर लिख दिया है, यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है, अब इसको इसमें ही थोड़ा सा चेंजेस करेंगे हम। हम यहाँ पर क्या करेंगे कि CH को तो थोड़ा सा अच्छे से लिखेंगे। अच्छे से लिखने का मतलब ये है C डबल बॉन्ड O, CHO ग्रुप जो होता है उसको हम C डबल बॉन्ड O H भी लिख सकते हैं कि एक कार्बन के साथ तो डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ है और उसी कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो हमने इस कार्बन के साथ एक साइड तो डबल बॉन्ड O को जोड़ दिए और एक साथ साइड में हाइड्रोजन को जोड़ दिया। और छठे नंबर कार्बन पर CH2OH को हमने इस तरह से लिख दिया है। अब हम इसमें एक चेंज और करेंगे कि कार्बन नंबर 5 जो है इसमें प्रधान है, तो कार्बन नंबर 5 के हाइड्रोजन को CH2OH को और OH की पोजीशन भी हम चेंज करेंगे। वो कैसे करेंगे कि यहाँ पर हम लिख देते हैं CH2OH और यहाँ पर हम लिख देते हैं हाइड्रोजन और यहाँ पर हम लिख देते हैं OH। ठीक है, सिर्फ पोजीशन चेंज की है और कुछ भी यहाँ पर चेंज नहीं किया है। उसके बाद यहाँ पर ये जो 1 नंबर कार्बन है इसके ऊपर भी हम CH2OH यहाँ पर लिख देते हैं। और इसको भी उठा करके साइड में कर देते हैं। क्लियर है? और उसके बाद 5वें नंबर कार्बन से छठे नंबर कार्बन को भी सेम जैसे वहाँ किए वैसे ही कर देते हैं। तो इसको सिर्फ समझने के लिए हमने इस तरह से किया। अब यहाँ पर क्या है, कुछ बंध टूटेंगे, कुछ बंध टूटेंगे। अब जैसे इसमें मैं बताती हूँ कि एक तो ऑक्सीजन का ये वाला बंध टूटेगा और 5वें नंबर कार्बन का ये वाला OH का बंध टूटेगा और यहाँ पर भी ऑक्सीजन का ये बंध टूटेगा और हाइड्रोजन का ये वाला बंध टूटेगा। अब ये जो हाइड्रोजन का बंध टूटेगा, ये हाइड्रोजन निकल करके इस ऑक्सीजन के साथ चला जाएगा। यहाँ पर भी ये वाला हाइड्रोजन निकल करके इस ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। अब ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पर चला गया, वो वाला हाइड्रोजन जो यहाँ पर था वो यहाँ पर चला गया और यहाँ पर एक बंध फ्री हो जाएगा और यहाँ पर एक बंध फ्री हो जाएगा। तो ये दोनों आपस में बंध मिल जाएंगे और यहाँ पर भी ये वाले दोनों बंध आपस में मिल जाएंगे। अब इसको हम थोड़ा और अच्छे से और क्या कर सकते हैं कि ऑक्सीजन को बीच में ले आए। अब यहाँ पर ग्लूकोज में देखो 1 2 3 4 5 और ये छठा हो गया ऑक्सीजन। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 1 कार्बन नंबर 1 ऑक्सीजन, कार्बन 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 और ये हो गया कार्बन। ठीक है, तो ये 6 मेंबर रिंग बन गई जिसमें 1 ऑक्सीजन है और 5 कार्बन है। और इसमें देखो 1 2 3 4 ऑक्सीजन कार्बन है और 1 ऑक्सीजन है। तो हम इसको यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद है ये हुआ कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 और कार्बन नंबर 5 और ये हो गया कार्बन नंबर 6 हवा में। और यहाँ पे कार्बन नंबर 1 और 6 जो है वो हवा में है, 2 3 4 और 5 ये 4 कार्बन जो है वो रिंग के अंदर आ गए हैं। अब यहाँ पर इसके ये जो लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी ग्रुप्स उपस्थित हैं उनको हम नीचे रखेंगे। क्लियर है? उसके बाद ये जो राइट हैंड साइड वाले हैं उसको हम रखेंगे ऊपर की साइड।
ठीक है, तो ये बन गई हमारी फिशर प्रक्षेपण सूत्र का संवृत्त संरचना। क्लियर है? अब इसको हम एक बार साफ साफ बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कार्बन को नहीं लिखा है, कार्बन की जगह डायरेक्ट उसको बना दिया। तो ये यहाँ पर मैंने इसको बना दिया। ये हो गई इसकी फिशर प्रक्षेपण सूत्र की संवृत्त संरचना। ठीक है, अब उसके बाद है, अब यहाँ पर ये वाली जो संरचना हमने बनाई थी इसका नाम है फिशर प्रक्षेपण सूत्र संवृत्त, और ये वाली जो संरचना बनाई है वो है हावर्थ प्रक्षेपण सूत्र। ठीक है, तो इन दोनों संरचनाओं को मैंने यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया है। अब ये जो फिशर प्रक्षेपण सूत्र की संवृत्त संरचना है, अब ये दो प्रकार की होती हैं, एक होती है अल्फा और एक होती है बीटा। ठीक है, तो ये जो संरचनाएं हमने बनाई हैं, ये कौन सी बनाई है हमने? अल्फा ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, और ये बनाई है अल्फा डी फ्रक्टोज। अब यहाँ पर है अल्फा डी ग्लूकोज हम बना चुके हैं, अब हमने बनाना है बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले नंबर कार्बन पर जो OH समूह लेफ्ट हैंड साइड है उसको हम लिख देंगे राइट हैंड साइड, और जो इसके हाइड्रोजन राइट हैंड साइड में है उसको हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड। इसी तरह से CH2OH को राइट हैंड साइड वाले को लेफ्ट हैंड साइड में लिख देंगे और इसको हम यहाँ पर लिख देंगे। तो ये बन गया बीटा डी ग्लूकोज और ये बन गया अल्फा डी ग्लूकोज। तो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज, अल्फा और बीटा ये दोनों क्या कहलाते हैं? एनोमर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एनोमर कहलाते हैं। एनोमर का मतलब है कि प्रकाशिक समअवयवियों का वह युग्म जो कार्बोनिल समूह के कार्बन पर, मतलब कि C1 का मतलब एल्डिहाइड समूह और C2 का मतलब यहाँ पर है कीटोन समूह। तो मतलब कार्बोनिल समूह के कार्बन पर, मतलब कि ग्लूकोज का पहला कार्बन और फ्रक्टोज का दूसरा कार्बन, एल्डिहाइड और जिसमें कीटोनिक कार्बन उपस्थित हो पर भिन्न भिन्न विन्यास दर्शाता है, उसे एनोमर कहते हैं। और ये अल्फा और बीटा दो रूपों में पाए जाते हैं। अब ये जो अल्फा डी ग्लूकोज का हावर्थ प्रक्षेपण सूत्र था वो हमने बना लिया था। अब हम बनाएंगे बीटा डी ग्लूकोज का हावर्थ सूत्र। अल्फा डी फ्रक्टोज का हमने बना लिया था, अब हम बनाएंगे बीटा डी फ्रक्टोज का हावर्थ सूत्र। अब हमने यहाँ पर क्या किया था, C1 को चेंज किया था। अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, C1 को चेंज करेंगे। क्या करेंगे? C1 को चेंज कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर और यहाँ पर, तो ये बन गया अल्फा डी ग्लूकोज की हावर्थ प्रक्षेपण सूत्र, ये हो गया बीटा डी ग्लूकोज की हावर्थ प्रक्षेपण सूत्र, ये हो गया अल्फा डी फ्रक्टोज का हावर्थ सूत्र, और ये हो गया बीटा डी फ्रक्टोज का हावर्थ प्रक्षेपण सूत्र। अब उसके बाद है कि यहाँ पर ये जो संरचना आई है, ये वाली जो संरचना आई है ऑक्सीजन, और ये हो गए कार्बन, तो और यहाँ पर हमारी संरचना आई है ये वाली, तो इसको हम बोलते हैं पायरेनोज संरचना। और इसको हम बोलते हैं फ्यूरेनोज संरचना। तो यहाँ पर इनके नाम हो जाएंगे अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोज, बीटा डी ग्लूकोपायरेनोज, अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज और बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज। तो उम्मीद है कि ये वाली जो संरचनाएं हैं वो तुम सभी बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो वो पूछ लें, क्योंकि अगर ग्लूकोज और फ्रक्टोज की संरचनाएं समझ नहीं आई हैं तो हम जो डाइसैकेराइड्स के अंदर करेंगे, लैक्टोज, माल्टोज और सुक्रोज, इनकी संरचनाएं भी हमें समझ में नहीं आएंगी। तो इनको समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसमें ये जो ग्लूकोज है ये मीठे फलों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है और स्पेशली अंगूरों में ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, इस चीज़ का ये खास ध्यान रखना है तुम लोगों को। अगला टॉपिक है ग्लूकोज को बनाने की विधियाँ और उसकी रासायनिक समीकरण। पहले हम करेंगे इसको बनाने की विधि। तो इसकी बनाने की दो विधियां हैं। पहला है सुक्रोज के जल अपघटन से। अब सुक्रोज का सूत्र होता है C12 H22O11। अब इसका हमने क्या करना है, जल अपघटन करना है, मतलब कि H2O से हमने इसकी रिएक्शन करवानी है इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में। इम्पॉर्टेंट है, इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में। अगर इन्वर्टेज उपस्थित ना हो तो हम इसमें डाल सकते हैं तनु अम्ल।
इन्वर्टेज इसमें यूज़ होगा तो इसमें C6H12O6 और C6H12O6 बनेगा, जिसमें से एक का नाम है ग्लूकोज और दूसरे का नाम है फ्रक्टोज और इसका नाम है सुक्रोज। तो सुक्रोज के जल अपघटन से एक ग्लूकोज बनता है और एक फ्रक्टोज बनता है। तो यहाँ से ग्लूकोज को ये बनाने की विधि आ गई है। अब सुक्रोज से ये जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बन रहा है, इसकी डिटेल हम जब सुक्रोज को स्पेशली डिटेल में पढ़ेंगे तब हम इसको और अच्छे से समझेंगे। अगला है स्टार्च के जल अपघटन से। स्टार्च का सूत्र होता है C6H10O5 के N मॉलिक्यूल, मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के ऊपर जब हम बहुत सारे H2O जल के मॉलिक्यूल्स डालते हैं, इसका जल अपघटन करते हैं एमाइलेज एंजाइम की उपस्थिति में या फिर तनु अम्ल की उपस्थिति में, तो यहाँ पर क्या बनता है, ग्लूकोज बनते हैं काफ़ी सारे, C6H12O6 काफ़ी सारे ग्लूकोज बनते हैं। अब यहाँ पर भी ये ग्लूकोज को बनाने की विधि है। अब यहाँ पर भी जब हम स्टार्च की खुद की डिटेल स्टडी करेंगे तब हम इस रिएक्शन को और ज़्यादा डिटेल से समझेंगे। उसके बाद है रासायनिक अभिक्रियाएं, ग्लूकोज की रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाओं के अंदर पहली रिएक्शन है कि ग्लूकोज की, ये हमारा क्या है, ग्लूकोज है, क्योंकि हम ग्लूकोज की रिएक्शंस पढ़ रहे हैं। ग्लूकोज की रिएक्शन हमने HI के साथ करवानी है। ये जो इसके 6 कार्बन हैं, 2 3 4 5 6, उनके ऊपर सभी में ये हाइड्रोजन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जितने भी हाइड्रोक्साइड आयन या फिर हाइड्रोक्साइड समूह या फिर OH एल्डिहाइड समूह है, वो सारे के सारे यहाँ पर हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये एन हेक्सेन बना लेता है। अब इस रिएक्शन से हमें समझ में आ रहा है कि ग्लूकोज जो है वो एक सीधी श्रृंखला में पाया जाता है। तो प्रश्न आएगा कि ग्लूकोज में कार्बन सारे कार्बन, सभी कार्बन सीधी श्रृंखला में या रज्जु श्रृंखला में पाए जाते हैं, इसकी पुष्टि करने वाली अभिक्रिया लिखो। इसके बाद अगला है हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अभिक्रिया, मतलब कि NH2OH के साथ अभिक्रिया। तो अब यहाँ पर क्या होगा, जो लास्ट वाला कार्बन है, 6 नंबर वाला कार्बन, वहाँ पर CH2OH एज इट इज़ रहेगा और फिर उसके बाद ये वाले जो हैं 4 कार्बन, उसके ऊपर CHOH एज इट इज़ रहेंगे। उसके बाद है जो पहला कार्बन है, वहाँ पर हमें पता है कि NH2OH के साथ हमने पहले भी रिएक्शन की थी एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में, तो वहाँ पर CH≡N OH बना था, तो इसको हमने नाम दिया था ऑक्सीन, तो इसका नाम है ग्लूकोज ऑक्सीन। यहाँ पर इसने केवल और केवल पहले नंबर कार्बन पर ही रिएक्शन हुई है, तो यहाँ पर ये पता लगता है कि इसके अंदर कार्बोनिल समूह की पुष्टि हो रही है। उसके बाद है हाइड्रोजन साइनाइड वाली अभिक्रिया है। अब इसके अंदर HCN के साथ जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन बनता है और ये वाली रिएक्शन भी हमने एल्डिहाइड कीटोन वाले में की हुई है कि ये CN जो है वो किस तरह से रिएक्टर्स में करता है। अब यहाँ पर भी पहले कार्बन पर रिएक्ट हो रहा है, इसलिए ये भी कार्बोनिल समूह की पुष्टि कर रहा है। अब यहाँ पर CHO ग्रुप उपस्थित है, इस चीज़ की पुष्टि जो है इन दोनों रिएक्शन से हो रही है, रिएक्शन नंबर 2 से और रिएक्शन नंबर 3 से इस चीज़ की पुष्टि हो रही है। तो यहाँ पर एक पॉइंट और आता है कि CHO उपस्थित है ग्लूकोज में, इसलिए ग्लूकोज टॉलिन अभिकर्मक के साथ भी रिएक्शन देता है। परीक्षण CHO समूह उपस्थित होने के कारण ये टॉलिन परीक्षण भी देता है। उसके बाद है अगली अभिक्रिया ब्रोमीन जल के साथ अगर हम रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है, तो भी सेम यही होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, COOH ग्रुप जुड़ जाएगा, बाकी सारा कुछ सेम है और इसका नाम हो जाएगा ग्लूकोनिक अम्ल।
ग्लूकोनिक अम्ल। तो यहाँ पर भी ये फर्स्ट कार्बन पर हो रहा है। और पहले वाली जो रिएक्शंस थी वो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का इसमें एक डाउट था, लेकिन इस रिएक्शन में कंफर्म हो रहा है कि यहाँ पर केवल और केवल कार्बोनिल समूह ही उपस्थित होना चाहिए। उसके बाद अगली है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। तो इसमें क्या होगा कि CHO एज इट इज रहेगा और बाकी के जो OH ग्रुप हैं, बाकी के 5 कार्बन के ऊपर जो OH समूह उपस्थित हैं, OH 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 OH, इनके ऊपर ये अटैक करे। तो अब यहाँ पर हाइड्रोजन एज इट इज रहेंगे, बाकी जो OH ग्रुप हैं उनके साथ जुड़ जाएगा ये वाला जो ग्रुप है OCO-CH3। तो अब यहाँ से पता लग रहा है कि हमें यहाँ पर इसके 5 मॉलिक्यूल्स इसमें लेने पड़ेंगे और इसका नाम है ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। अगली अभिक्रिया है सांद्र HNO3 के साथ। अब यहाँ पर क्या होगा, पहला कार्बन COOH और लास्ट वाला कार्बन COOH, बाकी सारे के सारे कार्बन एज इट इज रहेंगे, मतलब CHOH 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 CHOH। अब यहाँ पर ये वाली जो रिएक्शन है ये हमें बता रही है कि इसमें 5 OH समूह उपस्थित है और ये हमें क्या बता रही है कि इसमें प्राथमिक अल्कोहल समूह उपस्थित है, प्राथमिक अल्कोहल समूह इसमें उपस्थित है। तो ये बता रही है ग्लूकोज में 5 OH समूह की पुष्टि और ये बता रहा है ग्लूकोज में प्राथमिक अल्कोहल की पुष्टि। क्लियर है। उसके बाद है हमारा ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। अब इससे संबंधित प्रश्न उत्तर। उस कार्बोहाइड्रेट का प्रकार बताओ जिसके जल अपघटन पर 2 या अधिकतम 10। तो इसका नाम है ओलिगोसेकेराइड। ठीक है। उसके बाद है प्रकृति में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं, जो चखने में मीठे नहीं होते हैं, मतलब अशर्करा। मोनोसेकेराइड्स किसे कहते हैं, परिभाषा लिखनी है। जैव अणु क्या है इसके बता दिया है। उसके बाद पॉलीसेकेराइड्स को उदाहरण सहित परिभाषित करना है। ग्लूकोज में उपस्थित उस क्रियात्मक समूह का नाम लिखो जिसके कारण यह टॉलिन अभिकर्मक से परीक्षण देता है। उसके बाद है हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्शन लिखनी है ग्लूकोज की। उसके बाद इसमें कि ग्लूकोज में 6 कार्बन जो है परमाणु एक रज्जु श्रृंखला में जुड़ जाते हैं, बताना है। इसमें ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह की उपस्थिति की पुष्टि होती है, मतलब ब्रोमीन वाटर। ग्लूकोज के अणु में CHO समूह की उपस्थिति निश्चित करने के लिए अभिक्रिया है ब्रोमीन जल वाली। हार्वर्ड सूत्र की संरचना हम पूछे बीटा डी ग्लूकोज की। उसके बाद है डी ग्लूकोज सांद्र नाइट्रिक अम्ल वाली अभिक्रिया पूछी हुई है। उस पर खुली श्रृंखला के द्वारा जिसकी अभिक्रिया नहीं दी जा सकती है। ये वाला क्वेश्चन जो है थोड़ा डाउटफुल है, इसे मैं बाद में बताती हूँ, बाद में क्लियर करती हूँ। डी ग्लूकोज NH4OH से अभिक्रिया करवानी है। उसके बाद HI से अभिक्रिया पूछी हुई है। एनोमर की परिभाषा पूछी गई है। उसके बाद ग्लूकोनिक अम्ल और N-हेक्सेन प्राप्त करने के रासायनिक समीकरण पूछी गई है। उसके बाद अल्फा डी ग्लूकोज समग्र पारेनोज संरचनाओं को हार्वर्ड सूत्र में व्यक्त करो। उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव आ गया। उसके बाद ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया इसमें पूछी गई है। उसके बाद है ग्लूकोज और सुक्रोज जल में विलय हैं जबकि साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन नहीं, ये समझाना है। तो ये वही है कि ये दोनों क्या है, जल में विलय है। जल में विलय का मैंने तुम्हें बताया था कि सेकेराइड्स जो होते हैं, शर्करा जो होते हैं, वो जल में विलय होते हैं। और दूसरी बात कि ये कि इनके अंदर ऑक्सीजन उपस्थित है, ऑक्सीजन उपस्थित हैं तो ये जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाएंगे और ये इनके अंदर ऑक्सीजन या कुछ कार्बन और हाइड्रोजन है ओनली, तो ये कोई भी बंध हाइड्रोजन बॉन्ड ये जल से नहीं बना पाएंगे। पेंटा एसीटेट इसमें हमने बनाया था तो वो उसमें बनाना है। पौधों में कार्बोहाइड्रेट के 2 मुख्य कार्य लिखने हैं। उसके बाद है एपीमरीकरण, मतलब कि एनोमर, ठीक है, वही बताना है इसमें। और इसमें पायरेनोज संरचना इसमें बतानी है, ठीक है। उसके बाद अगला टॉपिक जो है हम अगली नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।